स्वागत दोस्तों आपको अपने चैनल पर के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर पोल्स और पोल्स के रिजल्ट सामने आ गए हैं दोस्तों, यानी जो महापोल है उसके रिजल्ट किस तरीके के बताएंगे, एवरेज निकालकर अंतिम आंकड़े बताए गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में क्या झारखंड के अंदर लालू यादव तेजस्वी यादव के प्रचार से बदल चुके हैं पूरे समीकरण बताएंगे, बनेगा पहली बार 24 साल में बड़ा रिकॉर्ड। और ग्राउंड पर पत्रकारों को भेजकर सर्वे कराने वाली एजेंसी की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ को भी अखिलेश यादव की पार्टी ने दिया है जोरदार झटका और कई सारे सीटों पर सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में एक बड़े घोटाले को उजागर किया गया है। साथ साथ बताएंगे नीतीश कुमार का किसने चालान काटा है, और इसी के साथ में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं सबसे समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन होकर रहेगा और इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता, ये लोगों के द्वारा बदलाव का बवंडर खड़ा किया गया है, इससे सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में झारखंड बनाएगा इतिहास और महाराष्ट्र पलटकर रख देगा वर्तमान सरकार, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से लगातार एग्जिट पोल के नतीजे दिए जा रहे हैं दोस्तों। तमाम तरीके की बड़ी बड़ी एजेंसियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जो देश के 10 सबसे बड़े एग्जिट पोल है उनके नतीजे अलग अलग तरीके के आए हैं। किसी एग्जिट पोल के अंदर एक तरफा बीजेपी की सरकार तो कहीं पर इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। आपको बता दें कि 6 जगह बीजेपी की सरकार तो 4 जगह इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है दोस्तों। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 139 से 156 सीटों के बीच में इंडिया गठबंधन को सीटें मिल सकती है दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 119 से 136 के बीच में सीटें मिल सकती है। आपको बता दें कि तमाम तरीके के एग्जिट पोल के बीच में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, यानी हरियाणा के इलेक्शन के दौरान भी जो सबसे करीबी किसी के नतीजे थे तो वो दैनिक भास्कर अखबार के थे दोस्तों, जो लगातार अपने लोगों को मैदान में भेजकर उनसे एग्जिट पोल के नतीजे निकलवाते हैं। और ऐसे में उनकी ओर से जो महाराष्ट्र को लेकर रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर यानी महायुति जिसे कहते हैं वो 125 मिनिमम सीटें हासिल करेगी और मैक्सिमम 140 तक वो पहुंच सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का अलायंस 135 मिनिमम सीटें प्राप्त करेगा और मैक्सिमम 150 तक वो पहुंच सकते हैं। और जो अदर्स हैं यानी जो निर्दलीय मैदान में उतरे हुए उनको या तो 20 सीटें मिल सकती है या 25 सीटें मिल सकती है, यानी 20 से 25 के बीच में निर्दलीय चुनाव जीतकर आ सकते हैं। इसमें कई सारी अन्य पार्टियों के बागी नेता होंगे, लेकिन इसे अगर आप सही से देखेंगे दोस्तों एवरेज निकालेंगे तो कांग्रेस पार्टी और उसका अलायंस लगभग सरकार बनाने की स्थिति में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन मिलकर 135 के आसपास पहुंच पा रहा है, यानी सरकार बनाने से 12-15 सीटें उनकी वैसे भी कम रहने वाली है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अंदर इंडिया अलायंस को एज है और इंडिया अलायंस एक अच्छी और बड़ी बहुमत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी राज्य में 58 से 60 सीटें जीतने की स्थिति में है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कौन से एग्जिट पोल पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में जो इलेक्टोरल एज महा एग्जिट पोल है उन्होंने भी 155 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन को दी है और महायुति यानी बीजेपी अलायंस को मात्र 119 सीटें दी है और अदर्स को 14 सीटें दी गई है। और अलग अलग रीजन के हिसाब से सीटों के आंकड़े भी दिए गए हैं। विदर्भ क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन 62 में से 37 सीटें जीतने की स्थिति में है, यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगे है। मराठवाड़ा के अंदर भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगे है। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके अलायंस को फायदा मिल रहा है। मुंबई की 36 सीटों में से 22 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है, यानी यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी का जलवा है दोस्तों। और एमएमआर कोकण क्षेत्र में यहाँ पर एकनाथ शिंदे की होने की वजह से बीजेपी अलायंस को फायदा है, लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र जहाँ पर शरद पवार सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे, यहाँ पर 70 में से 41 सीटें महागठबंधन को मिल रही है, जबकि महायुति मात्र 28 पर आकर सिमट रही है दोस्तों। यानी 3 सबसे बड़े क्षेत्र विदर्भ, मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस का डंका बज रहा है। यही सत्ता परिवर्तन के सबसे बड़े संकेत है दोस्तों। वहीं पर एक्सिस माई इंडिया ने डंके की चोट पर कहा है कि उन्हें लग रहा है कि झारखंड के इलेक्शन में इस बार इंडिया अलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, यानी बहुमत के लिए 41 का नंबर चाहिए, लेकिन 53 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का अलायंस जीतने जा रहा है। बीजेपी प्लस को मात्र 25 सीटें मिलेगी, यानी एक्सिस माई इंडिया ने क्लियर कट मेजोरिटी देकर 24 साल के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ये बड़ा दावा किया है। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की और सभी पार्टी के लिए आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र और झारखंड के मतदान समाप्त होने के बाद नजरें अब अंतिम रिजल्ट की तरफ है, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर बेसब्री से इंतजार जो लोग कर रहे थे उनके लिए जो खबर आई है इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने पार्टी के सारे बड़े नेताओं के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को बीते दिन फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेगी, यानी किसी भी तरीके की बहसबाजी में कांग्रेस पार्टी नहीं पड़ना चाहती है। इसके पीछे बड़ा तर्क यह है कि एग्जिट पोल वाले बार बार लगभग हर चुनाव के अंदर गलत होते चले जा रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि कोई ऐसा बयान दे जिससे पार्टी को बाद में नुकसान झेलना पड़े। दैनिक भास्कर की ओर से झारखंड में भी एक अजीबोगरीब तरीके का दावा किया गया है दोस्तों। उनका मानना है कि चुनाव इस बार काफी क्लोज फाइट वाला होने वाला है। इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोनों को बराबर सीटें मिल सकती है, दोनों को 38 सीटें, यानी यहाँ पर मुकाबला टाई हो सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोगों पर सवाल खड़े हुए कि शासन प्रशासन के लोग पूरी तरीके से एक पार्टी के लिए काम करने लगे हैं, ऐसे में दोस्तों एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें एक पुलिस वाला हाथ में तमंचा लेकर लोगों को डरा धमका रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर सामने आने के बाद प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश
बाई इलेक्शन में किस तरीके से चुनाव करा रही है दुनिया देख रही है। योगेंद्र यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए कहा कि शर्म करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेशन के समय से 25 साल तक दुनिया भर की कमाई साख को मिट्टी में मिला दिया है। पिछले कई चुनाव आयुक्तों ने आज सुबह से उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से आ रही तस्वीर और वीडियो दुनिया में भारत का मुंह काला करेगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे जुमले को सुनकर दुनिया वाले हंसेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों एकदम सही बात इन्होंने कही है। नरेंद्र मोदी बाहर जाकर कहते हैं कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर इस तरीके की तस्वीरें अमेरिका या किसी भी आगे देश में पहुंचेगी जहां पर लोकतंत्र है तो वो देखकर बताएंगे कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी तस्वीरों से चुनाव आयोग देश की साख खराब कर रहा है और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, वरना चुनाव आयोग के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को गणतंत्र बना दिया है, यानी पहले गणतंत्र हुआ करता था, लोगों का शासन हुआ करता था, अब गणतंत्र बन चुका है, यानी बंदूक का शासन बना दिया गया है। साथ साथ दोस्तों मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो सोरेन ने कहा है कि झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा है। दोनों चरणों में राज्य की जनता ने हमारी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और ये एक चुनाव नहीं बल्कि एक समृद्ध और सशक्त झारखंड बनाने का संकल्प है। बुजुर्ग, युवा, श्रमिक, महिला, किसान सभी ने मिलकर हमारे पक्ष में वोट किया है, इंडिया अलायंस को जिताने के लिए वोट किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव हार जाएंगे। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले और एनसीपी की नेत्री सुप्रिया सुले पर चुनाव प्रचार के लिए अवैध बिटकॉइन गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया। जब से बीजेपी के नेता विनोद तावड़े फंसे हैं तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में यह आरोप लगा रही है। दोस्तों अचानक से ईडी के लोग छत्तीसगढ़ में स्थित ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए भी पहुंच गए, यानी आप समझ सकते हैं कि एक दिन पहले आरोप लगे, अगले ही दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईडी इतनी ज्यादा एक्टिव अगर विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर होती तो शायद देश के अंदर दिशा और दशा सब कुछ देश की बदल गई होती, क्योंकि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला करते हैं, खुलेआम करते हैं, उनको ईडी का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग तामे काबिज है और ईडी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी का आखिरकार चालान कट गया है। पॉल्यूशन समाप्त हो चुका था 3 अगस्त 2024 को, उसके बाद भी गाड़ी चल रही थी दोस्तों। इसके बाद अब जब मामला सोशल मीडिया पर उठा तब जाकर चालान काटा गया है। देखते हैं अब क्या वो चालान भरेंगे भी या फिर सरकारी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सुबह से ही उपचुनाव के लिए मोर्चा संभाल रखा था। पार्टी के नेताओं की एक एक रिपोर्ट अखिलेश यादव तक पहुंच रही थी और अखिलेश यादव सीधा चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क में थे। दोस्तों यही बड़ा कारण रहा कि चुनाव आयोग ने लापरवाही के चलते अखिलेश यादव के दबाव में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर डाला। चुनाव आयोग ने पुलिस पर एक्शन लेते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की शिकायतों को समर्थन किया है। खुद पूरी तरीके से एक्टिव रहे अखिलेश यादव। लखनऊ में वॉर रूम तैयार किया गया था और ये साफ संकेत है दोस्तों कि अखिलेश यादव जैसे चुनाव लड़ते हैं भाजपाइयों के खिलाफ, अगर वाकई सीरियस होकर मैदान में उतरना है तो इसी तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, जहां पर एक वॉर रूम बनाया जाता है और 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है कि इलेक्शन का कैंपेन किस तरीके का चल रहा है, कहां से क्या रिस्पांस सामने आ रहा है, कहां अधिकारी काम नहीं कर रहे, कहां प्रशासन के लोग भाजपा के एजेंट बन गए हैं और उसके बाद रिस्पॉन्ड किया जाता है। अखिलेश यादव ने करके दिखाया है कि बिना सत्ता के भी कैसे प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए। अब इलेक्शन के रिजल्ट किस तरीके के रहेंगे इसी पर निर्भर करेगा कि आगे क्या रणनीति होने वाली है। शासन निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाई दोस्तों, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसानजनक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ज्यादातर शहरी मतदाता बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शहरी मतदाताओं ने मुंबई, पुणे, ठाणे जैसे शहरों में काफी कम वोट डाला है। निराशाजनक रिकॉर्ड रहा है। इससे समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी की सरकार को लेकर शहरी मतदाताओं में काफी निराशा है दोस्तों। पिछली बार 61% के आसपास वोट डाले गए थे, इस बार वो गिरकर 58% के आसपास पहुंच चुका है। यानी शहरी मतदाताओं में भाजपा सरकार से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो वोट देने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि अब ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के अंदर भी इंडिया अलायंस एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? वोटिंग परसेंटेज खासकर शहरी इलाके में कम होने का लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से करते हुए सांगली में प्रचार के दौरान कह दिया था कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। वे जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो जिस व्यक्ति को काटता है उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि खड़गे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हिंसा को लेकर लोगों को उकसा रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक और नेता बेफिजूल की बातें कर रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डंग ने गायों और गौ रक्षा को लेकर बयान दिया है, यानी गाय को बचाने वाले और गौ की सेवा करने वाले लोगों को लिए टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि चुनाव का फॉर्म उन लोगों का रिजेक्ट कर देना चाहिए जो लोग गाय को नहीं पालते हैं। जो लोग गौ माता को पालते हैं उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता के इस बेतुके बयान पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में कई वर्षों से चले आ रहे भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग का दुपट्टा अब सफेद रंग का होने जा रहा है। पहली बार बीजेपी ने सफेद रंग के नए दुपट्टे दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। केवल आज के लिए बीजेपी नेताओं ने सफेद रंग का दुपट्टा पहना
है। सिंगापुर से आए डेलीगेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवा गमछा हटाकर सफेद रंग का गमछा ओढ़ लिया। राजस्थान भाजपा की ओर से ऐसा किया गया है। साथ समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक, उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं पहुंच जाता तब तक आपकी निगरानी जारी रहनी चाहिए। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाती है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़कर आइए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17C आवश्यक प्रदान करे और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराए। इसी तरीके की हिदायत इंडिया अलायंस की और भी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के मद्देनजर दिया है। साथ प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के नए नियम बना दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से जानकारी दी गई है। साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान हिंसा और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। 5 राज्यों में 15 विधानसभा सीटों पर जगह जगह बवाल नजर आया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर तो बवाल था ही, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पंजाब के डेरा बाबा नानक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच में वोटिंग को लेकर झड़प हो गई। शांत कराने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गुंडागर्दी कर रही है। इसके साथ ही वोटिंग परसेंटेज में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। दोस्तों बरनाला में 52% लोगों ने वोट डाले हैं, जबकि चब्बेवाल यानी होशियारपुर के अंदर 48% मात्र लोगों ने वोट डाले हैं। डेरा बाबा नानक में 59% के आसपास लोगों ने वोट डाले हैं। सबसे ज्यादा गिद्धवाड़ा में मुक्तसर के अंदर वोट डाले गए हैं। यहाँ पर 78% के आसपास वोटिंग टर्नआउट है। यानी पूरे 15 उपचुनाव की सीटों को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पड़े हैं तो मुक्तर की विधानसभा सीट पर पड़े हैं पंजाब के अंदर, और यहीं पर जबरदस्त बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ तेलंगाना के अंदर 3 सप्ताह में हो जाएगी जातीय सर्वेक्षण। जयराम रमेश बोले, कहा 3 साल तक केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मात्र 3 सप्ताह के अंदर इसे खत्म करने का फैसला ले रखा है। और तेलंगाना में व्यापक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जातीय सर्वेक्षण के लिए 6 नवंबर की शुरुआत के बाद अब जल्द इसे निपटा दिया जाएगा और उसके बाद डेटा इकट्ठा होने के बाद पॉलिसी बनाई जाएगी। उसी के आधार पर जयराम रमेश ने और भी कई बातें बताई है। दोस्तों उनका मानना है कि जल्द यह खत्म हो जाएगा और इसके बाद बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वो भी अपने राज्य के अंदर नहीं तो देश के अंदर जातीय जनगणना करवाए। लोकसभा के सत्र के दौरान इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फिर भाजपा को घेरने वाली है। 25 तारीख से सत्र की शुरुआत होने वाली है। साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा बोला, कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत इंडिया के सभी समर्पित कार्यकर्ता ध्यान दे, जब तक स्ट्रॉन्ग रूम सील नहीं हो जाता तब तक वहां पर जमे रहे और सभी गतिविधियों पर नजर रखे। स्ट्रॉन्ग रूम सील होने के पश्चात और भी मुस्तैदी के साथ प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर जमे रहे और मुस्तैद रहे। याद रखे लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ेंगे जीतेंगे, जय झारखंड। साथ साथ दोस्तों झारखंड के इलेक्शन को लेकर एक जबरदस्त डिबेट चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत पूरी एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई है, यानी सत्ता विरोधी लहर सत्ता समर्थन लहर में बदल गई है। प्रदीप गुप्ता जो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे करने वाले हैं, एग्जिट पोल करने वाले हैं, उन्होंने अपने एग्जिट पोल में झारखंड के अंदर एक तरफा कांग्रेस पार्टी अलायंस की सरकार बनने की बातें कही है। इसके बाद जो उन्होंने तर्क दिया है वो कहते हैं कि जयराम महतो की पार्टी JLKM के चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी का OBC वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया है और इसी नुकसान के कारण भारतीय जनता पार्टी को राज्य में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और पहले कई चुनावों में साइकोलॉजिस्ट वाला काम कर चुके प्रदीप भंडारी का दावा है कि OBC वोट इस बार नहीं बटेंगे। और क्योंकि रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी ने OBC मुख्यमंत्री के तौर पर मैदान में उतारा था, हालांकि बाद में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, फिर भी OBC वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे। जबकि प्रदीप गुप्ता का अलग दावा है। दोस्तों कुल मिलाकर दोनों के बीच में इस बात को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि सारा फैक्टर झारखंड के इलेक्शन में OBC वोटर ही है, क्योंकि उन्हीं के बटने और नहीं बटने से तय होगा कि राज्य के अंदर किस तरीके के नतीजे रहेंगे। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन विधानसभा के अंदर जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी काफी ज्यादा था। कुंदरकी और मीरापुर में जोरदार बवाल हुआ तो यहाँ पर 57% के आसपास वोट पड़े हैं, जबकि गाजियाबाद के अंदर मात्र 33% के आसपास वोट पड़े हैं। दोस्तों खैर विधानसभा में मात्र 46% वोट पड़े हैं। सीसामऊ में 49% के आसपास वोट पड़े हैं, तो काफी कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है। तो इससे समझ में आने लगा है कि राज्य के अंदर जनता आधी सीटों पर उपचुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है और कुछ एक सीटें हैं जहां पर मुकाबला ठीक ठाक हुआ है, लोग निकल कर आए हैं, वोट डाला गया है, लेकिन 60% का कट ऑफ किसी ने टच नहीं किया है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए कथित बिटकॉइन घोटाले ने राज्य की राजनीति को गर्म कर दिया है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने कहा है कि जो ऑडियो जारी किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। मुख्य आरोपी पूर्व IPS रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया है कि उनके पास सुप्रिया सुले और पटोले के खिलाफ सभी सबूत है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव से पहले इस तरीके की खबरों पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखिएगा जरूर। साथ साथ झारखंड में मतदाताओं ने दिखाया गजब का उत्साह। यहाँ पर लगभग 67.59% के आसपास वोटिंग हुई है। पिछली बार झारखंड इलेक्शन में मात्र 65% वोट डाले गए थे, जो इस बार बढ़कर 67.59% के आसपास हो गया है। सवाल यह है कि और जो वोटर घर से बाहर निकले हैं और पिछली बार से ज्यादा इस बार वोटर की संख्या भी हो गई है, तो अच्छा खासा अंतर वोटों के टर्नआउट में देखने को मिला है दोस्तों। यानी गजब का उत्साह
कहा झारखंड में नजर आया है? और क्या ये वोटर ज्यादातर महिलाएं हैं जो मैया सम्मान योजना के कारण घर से बाहर निकली है ताकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोका जाए, ताकि उनका मैया सम्मान योजना लगातार चलते रहे, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार कांग्रेस सरकार से फायदा मिलते रहे, या फिर ये किसी और तरीके का ट्रेंड है दोस्तों, या एंटी इनकम्बेंसी के कारण हुआ है? आप क्या समझते हैं? लिखिएगा जरूर। साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसे चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा फैसला लिया गया है कि यह कानून का उल्लंघन इसलिए किया गया है क्योंकि यह साइलेंट पीरियड चल रहा था, यानी कोई प्रचार इस दौरान नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दोनों के द्वारा आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंगलवार को संज्ञान लिया गया। रांची के जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने मंगलवार को अपने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साइलेंट पीरियड के दौरान यह प्रचार की गतिविधि करने का पूरा मामला है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के किसानों से जुड़े हुए संगठन ने फैसला लिया है कि अब वो एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस डीएपी के लिए परेशान हो रहे किसानों के समर्थन में जोरदार आंदोलन करने जा रही है। 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं किसान डीएपी पाने के लिए, उनको डीएपी नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश के स्टेट एग्रो ने खाद वितरण केंद्र पर लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों को उपज बेचने में परेशानी हो रही है, उनको नई फसल भी लगानी है, इसके बावजूद खाद नहीं मिल पा रहा। रात भर तक लाइन में लगनी पड़ती है और उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा। लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के किसानों से जुड़े संगठन ने कहा है कि हम लोग इस पूरे मामले पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कांग्रेस अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक दावा किया गया कि दलित समाज से आने वाली एक लड़की को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया था। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाते हैं, कहने लगे कि करहल में दलित बेटी की हत्या प्रशांत यादव के द्वारा की गई शराफत हुई बेपर्दा, यानी समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना साधने की कोशिश की जा रही थी। राजीव निगम बोले, कहा कानून व्यवस्था का ये हाल है, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। सर आप तो आईएएस रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नकारी सरकार के मुखिया की तस्वीर होनी चाहिए, यानी अखिलेश यादव के साथ में तस्वीर शेयर की जा रही है दोस्तों। लेकिन ये तो राज्य की सरकार की विफलता है, कानून व्यवस्था का फेलियर है, तो शकल तो योगी आदित्यनाथ की लगाई जानी चाहिए, उन्हीं की फोटो लगाई जानी चाहिए थी कि उनकी सरकार में ऐसा हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए अलग से टारगेट करते हुए ये मैसेज डाला गया है। आपकी क्या राय है? लिखेगा जरूर। साथ साथ रोड शो करके वोटरों को प्रभावित करने के मामले पर मुंबई के सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज करवा दी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के चांदीवली से कैंडिडेट नसीम खान की तरफ से शिकायत चुनाव आयोग में दे दी गई है। आरोप लगाया गया है कि सीएम शिंदे ने शिवसेना के उम्मीदवार दिलीप के लिए प्रचार करने के लिए वोट की अपील की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपील तो दूर की बात, भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 171 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन किया गया है। चुनाव प्रचार 48 घंटे के लिए बंद होते हैं दोस्तों। इसके बावजूद इस बीच भी रोड शो किया गया और अपने पार्टी के नेता के लिए वोट भी मांगा गया है। साथ साथ आखिरी मिनट में कांग्रेस पार्टी ने किस बात पर यू टर्न लिया है? महाराष्ट्र की 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय को समर्थन कर रखा है। रामटेक सीट से उद्धव गुट के विशाल बार बेटे को टिकट दिया गया था, लेकिन यहां से कांग्रेस दिग्गज नेता राजेंद्र मुल्लक को समर्थन कर रही है। निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सांसद से लेकर तमाम नेता मुल्लक का प्रचार, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता मुल्लक का प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो बागी नेता है। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे गुट ने और भी कई प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रणीति शिंदे और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर कई सारी ऐसी सीटें भी है जहां पर फ्रेंडली फाइट भी चल रहा है। बीजेपी और एनसीपी के भी अलग अलग कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में काफी कम सीटें हैं, लेकिन उसे लेकर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी नाराज है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया है। साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विधानसभा चुनाव के नतीजे यानी हरियाणा के नतीजे को लेकर कहा है कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज आया था। दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले 7:30 बजे मैसेज आ गया था। कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी 14 सीटें लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा को ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी, यह दावा किया गया था। दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेता को 8 तारीख को ही यह मैसेज मिला, जिस दिन काउंटिंग चल रही थी। सवाल यह है कि किस व्यक्ति ने यह मैसेज भेजा था, और यह बात अगर सच है तो फिर कांग्रेस पार्टी को पूरे मामले पर आगे कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और महाराष्ट्र झारखंड में भी नेताओं को अलर्ट भेज देना चाहिए। वहीं पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बोले, कहा 23 नवंबर को बीजेपी और गोदी मीडिया एग्जिट पोल में मचेगा भगदड़, यानी जो गोदी एग्जिट पोल है उसमें भगदड़ मचने वाली है। जनता का मत हेमंत, महाराष्ट्र में महाविकास की बनेगी सरकार। पप्पू यादव ने झारखंड में काफी ताकत लगाई है, काफी प्रचार प्रसार की है, तो झारखंड को लेकर उनके कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ कारण भी है। और दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूसरे चरण के चुनाव को लेकर अभी तक कितने लोगों ने वोट डाला है इसे लेकर डेटा जारी नहीं किए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक फाइनल वोटर का टर्न आउट ना बताने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि मतदान समाप्त हुए 6 घंटे हो चुके हैं, चुनाव आयोग अभी तक फाइनल टर्नआउट भी नहीं बता सकी है कि आखिर
आखिर कितने % लोगों ने वोट डाला है। इसी तरीके से हरियाणा में भी हुआ था। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक अंतिम आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी नहीं किए हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया होगा? लगातार अप्रोक्सीमेटली डेटा के नाम से डेटा जारी किए जा रहे, फाइनल आंकड़े के हिसाब से क्यों नहीं बताया जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली लिखने का क्या मतलब है, ये बड़ा सवाल रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से कौन सा एग्जिट पोल सबसे सही लगा है और क्या आप एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो फिर आप लोगों के खुद का क्या आकलन है, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि खबरों से आपको एक हवा जरूर लगी होगी कि राज्य के अंदर किस तरीके की एक मानसिकता है और किस तरीके से सरकार बन सकती है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।